हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे नीट पीआई की सीरीज, और नीट पीआई की सीरीज में हम लोग देख रहे थे जीओसी। और जीओसी में मैंने आपको बताया था नीट का पैटर्न है। पहला नीट का पैटर्न क्या होता है, सिग्मा और पाई बाउंड काउंट करने से। अगला नीट का पैटर्न होता है आईपीएससी से एक क्वेश्चन आएगा। अगला नीट का पैटर्न होता है आइसोमेरिज से क्वेश्चन आएगा। और अगला नीट का पैटर्न है जीओसी में आपका हो जाएगा यहाँ पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द ये ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी आपका इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रिजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। नीट का अगला पैटर्न आपका हो जाएगा जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रिजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन बनता है। तो देखिएगा, बहुत हल्के क्वेश्चन, बहुत सिंपल, आपको सर ने सिखाया होगा। कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए नीट 2024 का क्वेश्चन। तो नीट 2024 का क्वेश्चन देखिएगा, मेथिल ग्रुप अटैच टू पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन ड्यू टू, कह रहा है कि ये बताइए ये मेथिल ग्रुप है और ये किससे अटैच है, ये किससे अटैच है, ये क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन से, कार्बन से। ऐसा कार्बन जिसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बताइए ये क्या है, कार्बोकेटायन है। इसका नाम क्या होता है, कार्बोकेटायन। कार्बन के ऊपर केटायन, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन। तो ये बताइए कार्बोकेटायन इसको कैसे स्टेबलाइज करेगा। तो कार्बोकेटायन को ये कैसे स्टेबलाइज करेगा, ये माइनस माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट की हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो ये CH3 ग्रुप होता है, ये आपका प्लस आई शो करता है। क्या शो करता है, प्लस आई। क्या शो करता है, प्लस आई भी शो करता है। और चूंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके ये बताइए ये कार्बोकेटायन है, जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। यानी ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है। यानी मेथिल ग्रुप जो होता है ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है। और इंडक्टिव इफेक्ट में ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अगर आपसे पूछा जाए इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन डोमिनेट करता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है। तो यानी मेथिल के केस में वहाँ पे मेथिल के केस में प्लस आई भी इफेक्ट भी होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है। मगर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन डोमिनेट करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी इस कार्बोकेटायन को ये प्लस आई भी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। मगर मेन किसको प्रियोरिटी देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो याद रखिएगा, जैसे किसी कहीं पे रिजोनेंस भी लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, तो सबसे पहले प्रियोरिटी किसको देंगे, रिजोनेंस को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पे बताइए ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, मगर किसको प्रियोरिटी देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला, नीट 2024। तो समझ में आया। तो नीट 2024 का था, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत हल्का क्वेश्चन। तो यहाँ इंडक्टिव भी लगता है, मगर ये माइनस आई नहीं, प्लस आई। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, मगर प्रियोरिटी किसको देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को देंगे। नीट 2024। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीट 2024। तो नीट 2024 में क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को जानने के लिए कई सारे इफेक्ट, ये परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर से, इंडक्टिव इफेक्ट से, हाइपर कॉन्जुगेशन, रिजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो यहाँ पे बताइए कार्बोकेटायन में हम ज़्यादातर को ये देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो यहाँ बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटायन ये प्लस चार्ज लगा है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो यहाँ कार्बन के वैलेंसी कितना होता है, 4, और 4 2 6, और एक क्या लगाना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाना पड़ेगा। इस कार्बन की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और 4 3 7, और एक क्या लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है टोटल, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जी कार्बोकेटायन का जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा हो जाएगी। अच्छा यहाँ बताइए इसकी बात करें तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा। तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 2 5, यानी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अच्छा इसकी बात करते हैं तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा, और इसकी वैलेंसी पूरा करें, कार्बन कितना होता है, 4 4 3 7, और ये क्या हो जाएगा, 8। तो यानी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1। कितने हो जाएंगे, 1।
और यहाँ बताइए इसका देखेंगे तो ये बताइए क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा। यहाँ बताइए इसकी वैलेंसी पूरा करे कार्बन कितना होता है, 4 और 4 2 6 और 2 हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पे भी इसकी वैलेंसी पूरा करेंगे तो कार्बन कितना होता है, 4 4 2 6 और 2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसके, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरा है तो 2 2 4 3 7, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 7। जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, डी वाला, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। अगर आपसे स्टेबिलिटी का आर्डर भी पूछा जाता तो भी बता देते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा डी स्टेबल, फिर इसके बाद कौन सा वाला हो जाता, बी वाला 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा वाला, ए वाला स्टेबल होता, सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है, सी। आपसे ये पूछा होता है कि कौन सबसे कम स्टेबल है, तो जिसके पास सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन होगा वो सबसे कम। आपसे आर्डर पूछा जाता है, मोस्ट स्टेबल आपसे पूछा गया था तो डी वाला, आर्डर पूछा जाता है आर्डर बता देते हैं, सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सी वाला, नीट 2024। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा नीट 2023 का। तो नीट 2023 का बताइएगा क्या होगा, नीट 2023 का। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है तो बताइए क्या होगा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, तो इसमें से कौन सी बात सही है, द इन द लाइट ऑफ एबो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़िए, क्या कह रहा है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन द इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेंट, नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इंडक्टिव इफेक्ट और क्या कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट एक ही डायरेक्शन में लगता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि ये बताओ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3 और क्या हो जाएगा, CH11 क्या हो जाएगा, CH2। तो ये बताइए यहाँ पे ये क्या है आपका, प्लस आई शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, प्लस आई शो कर रहा है, और ये प्लस आई होगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, इसी को क्या बोला जाता है, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और ये इलेक्ट्रॉन जो ढकेल रहा है इसको क्या बोला जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो जिस दिशा में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है उसी दिशा में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी लग रहा है, जबकि यहाँ पे क्या कह दिया, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। अच्छा बताइएगा, दूसरा कह रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व इन आर्थोजाइलिन, हाँ सही बात है, आर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे ये क्या हो जाएगा बेंजीन, अगर यहाँ पे ये बेंजीन यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और इसके आर्थो पोजीशन पे ये CH3 लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आर्थोजाइलिन, यही CH3 मेटा पोजीशन में लगा होता तो क्या होता है मेटाजाइलिन, यही CH3 पैरा पोजीशन में लगा होता तो क्या होता पैराजाइलिन। और आप जानते हो ये मेथिल जो ग्रुप होता है ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, प्लस आई भी शो करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है, मगर किसको प्रियॉरिटी देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रियॉरिटी देंगे, तो ये बात सही है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, नीट 2023। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा नीट 2020 का। तो क्वेश्चन में कहा गया ए टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, ए टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, माइनस आई इफेक्ट मेथिल की वजह से, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। एक लाइन का है, क्वेश्चन में कहा गया कि ये टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन है, ये क्या है आपका टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, ये है आपका टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, ये है आपका टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं, तो जैसे ये क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा CH और ये क्या हो जाएगा CH2 प्लस, इसको बोल देंगे सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। इसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन हो जाएगा। तो देखना, तो सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, तो ये देखो क्या कहने का मतलब, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ये प्लस आई भी लगता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है, तो या तो इंडक्टिव इफेक्ट या तो हाइपर कॉन्जुगेशन, मगर इस मेथिल की केस में कौन डोमिनेट करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 9 होता है, इससे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो यानी ये क्यों ज़्यादा स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। और यहाँ पे माइनस आई नहीं, प्लस आई भी होता है, मगर ये माइनस आई नहीं होता, प्लस आई, ये इसको क्या बोलते हैं, प्लस आई भी बोल सकते हो, और हाइपर कॉन्जुगेशन, मगर डोमिनेंट कौन करेगा,
हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ज़्यादा स्टेबल है, नहीं। ये रिजोनेटिंग इफेक्ट की वजह से ज़्यादा स्टेबल है, नहीं। माइनस आर यानी माइनस आर के इफेक्ट की वजह से ज़्यादा स्टेबल है, नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, और अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा, और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, नीट 2020। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीट 2019 का। तो आपसे कहा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है? तो कैसे पता चलेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। तो देखिए यहाँ ये इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कैसा है? अल्फा। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कैसा है? अल्फा। यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। अच्छा ठीक है। यहाँ बताइए, ये बताओ, ये कार्बोकेटाइन है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कैसा है? अल्फा। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कैसा है? अल्फा। यहाँ टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4। इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ बताइए, ये बताओ, ये कार्बोकेटाइन है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कैसा है? अल्फा। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कैसा है? अल्फा। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5 है, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 5। अच्छा, अगला वाले देखते हैं, ये बताओ कार्बोकेटाइन है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कैसा है? अल्फा। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? इसके पास हो जाएंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2। और कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, नीट 2019। इतने हल्के हल्के तो क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अगर हमसे आर्डर भी पूछा जाता तो ही हम बता देते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? सी वाला। सी के बाद कौन सा हो जाएगा? बी वाला। और बी के बाद कौन सा हो जाएगा? ए वाला, 3 अल्फा हाइड्रोजन। और सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा? डी वाला, 2 अल्फा हाइड्रोजन। हम आर्डर भी बता देते हैं, नीट 2019। अगला क्वेश्चन, नीट 2018 का, 1998 का। तो आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट। तो माइनस आई का ऑर्डर बताना है, तो याद रखना माइनस आई का ऑर्डर, और आईपीएससी में वो प्रियॉरिटी ऑर्डर का ऑर्डर, और प्लस आर, प्लस एम, प्लस आर या प्लस एम का ऑर्डर, माइनस आर या माइनस एम का ऑर्डर, प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर, और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का ऑर्डर, ये सब याद होना चाहिए। चलो आपको रिकॉल कर देते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। तो जैसे देखिएगा, ये माइनस आई का ऑर्डर, माइनस आई इफेक्ट का पावर ऑफ ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आई पावर ऑफ ऑर्डर, माइनस आई पावर ऑफ ऑर्डर। तो पावर ऑफ ऑर्डर किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, किसका कम होता है? तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है NH3+ का। किसका होता है? NH3+ का। फिर किसका होता है? NO2 का। फिर किसका होता है? ये आपका हो जाएगा CN का। फिर किसका हो जाएगा? CN का। फिर आपका किसका हो जाएगा? COOH का। फिर उससे कम हो जाएगा एल्डिहाइड का। उससे कम माइनस आई इफेक्ट होगा कीटोन का। उससे कम माइनस आई इफेक्ट होगा आपका FCl, Br, और क्या हो जाएगा? Br, और फिर क्या हो जाएगा? I। फिर उसके बाद ये फिर उसके बाद ऑर्डर होता है OH, क्या हो जाएगा? OH। और फिर क्या होता है? OR। फिर क्या होता है? NH2, क्या हो जाएगा? NH2। फिर क्या हो जाएगा आपका? फेनिल, यानी फेनिल हो जाएगा। और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट किसका होता है? हाइड्रोजन का। सबसे कम माइनस आई इफेक्ट किसका होता है? हाइड्रोजन का। ये सीरीज याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है? NH3+ का। फिर किसका होता है? NO2 का। फिर किसका होता है? ये CN का। फिर क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर क्या होता है? एल्डिहाइड का। फिर क्या होता है? कीटोन का। फिर क्या होता है? ये FCl, Bri। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, OH एल्कोहल। फिर क्या होगा? OR यानी इथर। फिर क्या हो जाएगा? एमीन। फिर क्या होगा? फेनिल। फिर क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन। अच्छा, प्लस आई पावर ऑफ ग्रुप का क्या हो जाएगा? तो देखना, प्लस आई पावर ऑफ ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस आई पावर ऑफ ग्रुप, पावर ऑफ ग्रुप, प्लस आई पावर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका भी ऑर्डर याद रखिएगा, इसका ऑर्डर हो जाता है, तो देखिएगा इसका क्या ऑर्डर हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है O- का। किसका होता है? O- का। फिर किसका होता है? टर्सरी वाले का। फिर क्या हो जाएगा? टर्सरी ग्रुप का हो जाएगा, प्लस आई पावर ग्रुप हो जाएगा। फिर किसका होगा? सेकेंडरी वाले का। क्या होगा? सेकेंडरी वाले का हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा? सेकेंडरी वाले का हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा? ये फिर आपका ये प्राइमरी वाले का ये पावर हो जाएगा। सबसे कम क्या हो जाएगा? मेथिल वाले का पावर। क्लियर है?
तो ये आपको ये याद रखना है, माइनस आई का और प्लस आई का। एक चलो हम ये मीजोमेरिक वाले की भी बात कर लेते हैं, मीजोमेरिक वाला भी याद होना चाहिए। तो चलो एक क्या होगा प्लस एम और एक क्या होता है माइनस एम। तो ये प्लस एम और माइनस एम, तो चलो पहले माइनस एम मीजोमेरिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो माइनस एम पावर ऑफ ग्रुप, या इसी को माइनस आर रिजोनेटिंग या मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, पावर ऑफ ग्रुप। ये ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए, पावर ऑफ ग्रुप। तो देखिएगा बिल्कुल माइनस आई की तरह होता है, बस एक जगह डिफर हो जाता है। कहाँ डिफर हो जाता है? तो देखिए एक जगह डिफर हो जाता है। तो सबसे ये बताइए माइनस आई पावर किसका होता है? सबसे ज़्यादा होता है NH3 प्लस का। किसका होता है? NH3 प्लस का। फिर किसका होता है? NO2 का, बिल्कुल आई की तरह, माइनस आई की तरह। फिर किसका होता है? CN का। फिर किसका होता है? CN का। फिर किसका होता है आपका? फिर यहाँ इस केस में जैसे माइनस आई की केस में क्या होता है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन से पहले क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, माइनस एम के केस में ये पीछे चला जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन आगे आ जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड पीछे चला जाएगा। तो यहाँ से बताइए सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा SO3H का हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एल्डिहाइड आगे हो जाएगा, कीटोन का आगे हो जाएगा, कीटोन का आगे हो जाएगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पीछे हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा पीछे चला जाएगा। जबकि माइनस आई में यही कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या होता है एल्डिहाइड कीटोन के आगे होता है। क्लियर है? और ये माइनस आई का पहचानने का तरीका है, ये ग्रुप के ऊपर माइनस आई कब लगेगा, माइनस आई या माइनस आर, ये सॉरी माइनस एम या माइनस आर कब लगता है? जब ग्रुप के ऊपर क्या लगा हो, ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हो, या डबल बॉन्ड लगा हो, या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, समझ जाएंगे माइनस एम इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपका माइनस एम, यहाँ पे इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो माइनस एम, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो माइनस एम, इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो माइनस एम, एल्डिहाइड के अंदर डबल बॉन्ड है तो माइनस एम, कीटोन के अंदर डबल बॉन्ड है तो माइनस एम, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा माइनस एम हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा एक और देख लेते हैं। जैसे जैसे अगला क्या हो जाएगा आपका, अगला हो जाएगा प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट पावर ऑफ ग्रुप। तो ये पावर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा, किसका प्लस एम प्लस आर ज़्यादा होगा? तो यहाँ देखना क्या होगा, यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज़्यादा ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये किसका होता है O माइनस का। O माइनस के बाद क्या हो जाएगा, O माइनस का बाद हो जाएगा ये आपका O माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद NR2 का क्या होगा, NR2 का। फिर हो जाएगा आपका NR2 का। फिर अगला इफेक्ट ये प्लस ये एम का हो जाएगा आपका NHR। क्या हो जाएगा NHR। उससे कम हो जाएगा NH2। उससे कम हो जाएगा ये एल्कोहल। उससे कम हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा ईथर। एल्कोहल के बाद क्या हो जाएगा ईथर। उससे कम क्या हो जाएगा एमाइड। क्या हो जाएगा एमाइड। और उससे कम ये प्लस एम किसका हो जाएगा एस्टर का। क्या हो जाएगा एस्टर का हो जाएगा। उससे कम क्या हो जाएगा एस्टर का हो जाएगा। और खास बात ध्यान रखना, ये खास बात ध्यान रखिएगा, जैसे प्लस आई ये माइनस आई में क्या था, माइनस आई ये माइनस आई में ये NH2OH OR के बाद आता था, मगर ये प्लस एम में ये NH2OH OR के पहले आता है। यहाँ पे ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा माइनस आई में क्या होता है NH2, ये जो है NH2, ये बताओ NH2OH OR के बाद आता है। और जबकि प्लस एम में ये प्लस आर में ये जो NH2 है ये क्या होता है OH OR के पहले आ जाता है। और ये प्लस एम कौन सा करता है, तो ऐसा ग्रुप, ये ऐसा ये ग्रुप के ऊपर अगर ये बेंजीन है और इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हो, अगर उसके ऊपर ये निगेटिव चार्ज लगा हो या लोन पेयर लगा हो, तो समझ जाना ये प्लस एम या प्लस आर। देखो इसके पास निगेटिव चार्ज है तो प्लस एम प्लस आर, इसके पास लोन पेयर है तो प्लस एम या प्लस आर, ये इसके पास लोन पेयर है तो ये प्लस एम इफेक्ट, ये इसके पास भी लोन पेयर है तो प्लस एम इफेक्ट, इसके पास भी लोन पेयर है तो प्लस एम इफेक्ट, ये ओ आर के पास भी लोन पेयर है तो प्लस एम इफेक्ट। यहाँ बताइए NH के पास लोन पेयर है तो ये प्लस एम इफेक्ट, ये एस्टर में O के पास लोन पेयर है तो ये क्या होगा प्लस एम इफेक्ट। तो याद रखिएगा जिसके ग्रुप के ऊपर की एटम के ऊपर ये लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज लगा होगा वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो देखिए इसी आर्डर पे क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको याद होना चाहिए माइनस आई का आर्डर और क्या होगा प्लस आई का आर्डर, फिर क्या हो जाएगा माइनस एम का आर्डर प्लस एम का आर्डर याद होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिएगा बताइएगा आपसे क्वेश्चन पूछा गया
नीट 2018 1998 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है? एफ माइनस। फिर क्या हो जाएगा? एफ माइनस। तो आपको बताया था सबसे ज़्यादा क्या होता है? एफ माइनस। फिर क्या होगा? सी एल। फिर क्या होता है? बी आर। और फिर उससे कम क्या होता है? उससे कम क्या होता है? उससे कम आपका हो जाएगा आई। उससे कम ओ एच। फिर क्या हो जाएगा? उससे कम ओ आर। और सब उससे कम NH2 का माइनस आई इफेक्ट। ये सब माइनस आई शो करते हैं। तो बताओ ये सबसे ज़्यादा एफ का होगा? हाँ है। फिर उसके बाद उससे कम क्या हो जाएगा? ओ आर का होगा? हाँ सही है। उसके बाद उससे कम क्या होगा? NH2 का होगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये वाला तो सही है आर्डर। दूसरा वाला भी देखिए। अच्छा ये एफ का ज़्यादा होगा? हाँ। फिर उसके बाद ओ आर का होगा? हाँ। फिर उसके बाद NR2। हाँ। यहाँ से NH में से अगर दोनों हाइड्रोजन हटा के R लगा देंगे तो बताइए ये माइनस आई इफेक्ट ओ आर से कम होगा, यानी ये वाला भी सही है। तो इसका दो आंसर सही होगा, ए और सी। अच्छा यहाँ पे देखो कह रहा है कि NH2 का सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट होगा OR से। नहीं, गलत बात है। NH2 का OR से कम होता है। ये स्टेटमेंट ये वाला ये गलत है आर्डर। अच्छा NR2 का OR से कम होगा या ऐसे पहचान लीजिए ये OR का F से ज्यादा होगा? नहीं, F का ज्यादा होता है, OR का कम होता है। तो ये माइनस आई का आर्डर पूछ लिया था। कौन सा ऑप्शन? दोनों ऑप्शन सही है, ए वाला भी और बी वाला ही। नीट 2018 क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीट 2018 का क्वेश्चन है। तो देखना ये क्या कर रहे हैं कि विच विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज एक्सपेक्टेड टू मोस्ट स्टेबल। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? तो ये बताओ। यहाँ पे आपको बताया था, ये बताओ सर ने आपको पढ़ाया होगा या आप पढ़े होंगे। तो ये देखिए क्या होगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है। अच्छा ये NO2 ग्रुप लगा है तो इसके पास डबल बॉन्ड, ये क्या शो करता है? माइनस आई। क्या शो करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अच्छा ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अच्छा इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो क्या शो करेगा? माइनस एम भी शो करेगा। किसकी सुनी जाएगी? मीजोमेरिक इफेक्ट की सुनी जाएगी। और मीजोमेरिक इफेक्ट करेगा क्या करेगा? रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। और रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो यहाँ बताओ ये आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या लाएगा? पॉजिटिव चार्ज। आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। और आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। कहाँ डिक्रीज करेगा? आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, यानी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ बैठाएगा? मेटा पोजीशन पे। तो ये कैसा हो जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग। और किसके रिस्पेक्ट में मेटा डायरेक्टिंग? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, यानी आने वाले मेहमान को, यानी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये मेटा पोजीशन बैठाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो NO2 ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। और कौन डोमिनेट करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट की मीजोमेरिक इफेक्ट? मीजोमेरिक इफेक्ट। और मीजोमेरिक इफेक्ट क्या करेगा? माइनस एम क्या करेगा? रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। और रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो रिंग में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, यानी रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। और कहाँ से घटाएगा? आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। और यानी आर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। यानी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ बैठाएगा? मेटा पोजीशन पे। ये कौन सा पोजीशन होता है? आर्थो। ये कैसा होता है? मेटा। और ये क्या होता है? पैरा। इसके जैसे बगल वाला ये कैसा है? आर्थो। ये मेटा। और ये क्या होगा? पैरा। तो यहाँ बताओ ये वाई जो है, ये यहाँ पे ये जो वाई ग्रुप लगा है कहाँ पे लगा है? पैरा पे। ये वाला ऑप्शन नहीं सही है। यहाँ पे जो वाई ग्रुप है कहाँ पे लगा है? पैरा पे। ये वाला भी ऑप्शन नहीं सही है। यहाँ पे वाई जो ग्रुप लगा है कहाँ लगा है? आर्थो पे। ये वाला भी ऑप्शन नहीं सही है। यहाँ पे जो वाई ग्रुप बैठाया गया है ये मेटा पोजीशन पे बैठाया गया है, यानी यही वाला ऑप्शन सही होगा, नीट 2018। तो NO2 ग्रुप जो होता है वो माइनस आई शो करता है, माइनस एम शो करता है। रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, यानी ये कैसा होगा? मेटा डायरेक्टिंग। इसमें आर्थो पे दिखाया गया, पैरा पे दिखाया गया, इसमें भी पैरा पे बैठाया गया, और इसमें आर्थो पे बैठाया गया मेहमान को, यहाँ मेटा पोजीशन बैठाया गया। यही सबसे ज्यादा स्टेबल है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो नीट 2017 में कहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के रिगार्डिंग कौन सी बात सही है? तो चलो थोड़ा सा हिंट दे दें। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई किसी के ऊपर न्यूट्रल ये पॉजिटिव चार्ज लगा होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। या अगर न्यूट्रल होगा तो वो उसके पास ये उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए। जैसे ये क्या होगा?
CH3 है, तो अगर प्लस लगा है तो ये कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल। या अगर कह दीजिए BF3 है तो ये न्यूट्रल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, तो कैसे पता चलेगा। बोरान के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इससे आगे तो कितना हो गया, 6। 8 से कम है, 8 से कम है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ये कैसे काम करेगा, लेविस एसिड की तरह काम करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो किसी के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज लगा होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर वो न्यूट्रल होगा, अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही कहने का मतलब क्या हो जाएगा, Br- क्या हो जाएगा, ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पे Br- कह लीजिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। जैसे NH2- कह लीजिए, ये इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। जैसे न्यूट्रल की बात कर लें तो ये अमोनिया की बात कर लें, तो अमोनिया कोई चार्ज है नहीं, तो ये बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस के इलेक्ट्रॉन 5, 5 3 8, और क्या बचेगा, लोन पेयर। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने को, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, नीट 2017, तो देखना कह रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल इज निगेटिवली चार्ज, नहीं, पहले ही ऑप्शन गया। ये इलेक्ट्रोफाइल निगेटिव चार्ज नहीं होता, या तो न्यूट्रल होगा या तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये वाला ऑप्शन तो गया। अच्छा, दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। सही बात है, ये क्या होगा, जनरली न्यूट्रल स्पीसीज भी होता है, और ये न्यूक्लियोफाइल से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देगा। अभी टिक नहीं मारते हैं, अभी देखिए। अच्छा, अगला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कैन आइदर बी न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। ये ज्यादा सही है, ये भी सही था, मगर ये कह दिया कि केवल न्यूट्रल स्पीसीज ये क्या होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज नहीं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन, सी वाला, सही में से भी सबसे ज्यादा सही कौन सा है, सी वाला। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल। इस वाले ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रोफाइल और निगेटिवली चार्ज नहीं, यहाँ ये वाला ऑप्शन तो गया। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, नीट 2017 में। तो यहाँ पे इसमें क्या गड़बड़, इसमें केवल न्यूट्रल स्पीसीज के लिए बोला इलेक्ट्रोफाइल, जबकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, नीट 2017। क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, नीट 2015 का। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। कौन सी बात न्यूक्लियोफाइल के लिए सही नहीं है, कौन सी बात न्यूक्लियोफाइल के लिए सही नहीं है, नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया इज न्यूक्लियोफाइल, हाँ सही बात है। अमोनिया क्या होता है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और 5 3 8, और इसके पास क्या बचेगा, लोन पेयर। तो यानी अमोनिया के पास लोन पेयर आप डोनेट करने को है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक लो डेंसिटी साइट, हाँ सही बात है। ये न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तो कहां पे अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, यानी ये बात भी सही है। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, हाँ सही बात है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग नहीं होता, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। न्यूक्लियोफाइल आर लेविस एसिड, नहीं, न्यूक्लियोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ये लेविस बेस की तरह काम करेगा, लेविस एसिड की तरह काम नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट गलत है, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, नीट 2015। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीट 2015 का। तो नीट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन विथ मेथिल लिथियम और गिव द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। साइक्लोपेंटेनोइल रेडिकल देगा, बाय रेडिकल देगा, एनायन देगा, केटायन देगा। तो कुछ नहीं, सिंपल है, आप जानते हो ये साइक्लोपेंटेनोन, ये आपका क्या है, साइक्लोपेंटेनोन, ये साइक्लोपेंटेनोन है, और इसका रिएक्शन आप करा रहे हो ये लिथियम मैग्नीशियम, या ये मेथिल लिथियम से, मेथिल लिथियम से करा रहे हो। तो देखो सिंपल क्या है, आप जानते हो लिथियम के ऊपर फिक्स है क्या होता है, प्लस का 1 चार्ज, लिथियम के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का 1, और इसके मैग्नीशियम ये मेथिल के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, क्या हो जाएगा, माइनस। ये टूटेगा तो लिथियम के ऊपर फिक्स है क्या आ जाएगा, प्लस का 1, और तो मेथिल के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। और चूंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन, तो यहाँ निगेटिव और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ से बताइए कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, तो ये बताओ ये क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करेगा, तो यहाँ से बताइए क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका यहाँ से, आपका ये क्या हो जाएगा, O-, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनोइल एनायन। क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनोइल एनायन, क्योंकि यहाँ पे क्या बच रहा है, निगेटिव चार्ज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनोइल एनायन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये क्या है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल, ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक में नहीं आएगा। तो यहाँ पे बताओ, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और इसको तोड़ेंगे तो इसके ऊपर क्या जाएगा प्लस, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा माइनस। ये निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, अटैक करेगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनोइल एनायन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब पुराने क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपको जेई मेंस में देखने को मिलेंगे, बेहतरीन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। वो एनसीईआरटी बेस्ड एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, एनटीए का क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। ये तो पुराने हो गए हैं, और आपको जीओसी के और क्वेश्चन जो हैं वो हर चैप्टर मिलेगा। हाइड्रोकार्बन मिलेगा, हेलोएल्केन हेलोएरिन मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, एल्कोहल फिनाल ईथर मिलेगा, एमीन में मिलेगा। हर टॉपिक में, हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा जीओसी रहेगा। तो चलो यहाँ पे जितना एक साथ है तो वहाँ पे करा देते हैं, बाकी जेई मेंस में भी एक साथ है, वहाँ ज़्यादा ये रिसेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन हो गए, मगर लगाना जरूरी है। आपको पीवाईक्यू कंपलसरी है, 38 ईयर आपको लगा होना चाहिए, और रीजन के साथ लगा होना चाहिए, यानी एक्सप्लेनेशन के साथ लगा होना चाहिए, ये ना हो केवल आंसर रटा हुआ है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, Which of the following is the most correct electron displacement for the nucleophilic reaction takes place? तो इसमें से कौन सी बात सही है। जैसे देखिएगा नीट 2015 का, इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट सही है। तो देखो यहाँ पे बताओ, ये क्या लगा है Cl, और Cl लगा है तो ये कैसा ग्रुप होता है माइनस आई, और माइनस आई इफेक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ पे ये क्या है आपका CH3, ये कैसा है प्लस आई है, और प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, इलेक्ट्रॉन ढकेलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, इधर के उधर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। कौन से पूछा था, कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है, ये Cl क्या है माइनस आई है, माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचेगा तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि इधर तरफ खींच रहा है, चूंकि मेथिल ये क्या है प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, और इलेक्ट्रॉन को ढकेलते हुए दिखा रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ढकेल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचेगा, और ये दिखा रहा है, तो ये बात सही है। अच्छा दूसरे वाले में क्या गलती है, दूसरे में गलती है तो ये प्लस आई है, और प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा, इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा तो ये ढकेलते हुए दिखा रहा है। यहाँ पे बताओ पाई इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा तो ढकेलते हुए दिखा रहा है, इधर की तरफ टूटेगा, ये सही है। मगर ये कैसा है माइनस आई है, और माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अच्छा इसमें क्या गड़बड़ है, तो ये जैसे ये क्या है माइनस आई है, माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा ये क्या है आपका प्लस आई है, प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन को ढकेलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ टूटना चाहिए, इधर तरफ जाएगा, मगर यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, दिखाया नहीं गया है, इस वजह से ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। अच्छा अगला वाले ऑप्शन में ये कैसा है माइनस आई है, माइनस आई है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या है प्लस आई है, प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, इलेक्ट्रॉन को ढकेलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करना चाहिए, जबकि इधर ये किधर दिखा दिया इधर की तरफ, ये गलत है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है नीट 2015। दे रहे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीट 2015 का कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल सिंपल, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, और आपसे पूछा है किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। चेक कर लीजिए किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये फ्री रेडिकल है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है अल्फा, यहाँ फ्री रेडिकल, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है अल्फा, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 होगा, और अल्फा हाइड्रोजन 0 होगा तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। हमसे पूछा है किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये जैसे फेनिल ग्रुप लगा है, जैसे ये ग्रुप लगा है, और ये फेनिल ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है अल्फा, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है अल्फा, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है अल्फा, यही ये बेंजीन बना होगा, ये फेनिल ग्रुप बना होगा। तो यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन
नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये बताओ ये फ्री रेडिकल है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है अल्फा, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है अल्फा, और इसकी वैलेंसी पूरा करें तो कार्बन कितना होता है 4 4 3 7, और एक क्या लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन, और इसकी वैलेंसी पूरा करें तो 4 4 3 7, और ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। अच्छा, ये वाला हाइड्रोजन जो है ब्रिज हाइड्रोजन है, ये कौन सा हाइड्रोजन है ब्रिज हाइड्रोजन है। अगर ब्रिज हाइड्रोजन मैंने बताया था आपको, ब्रिज हाइड्रोजन और विनाइलिक हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये वाला तो हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। याद रखिएगा, ब्रिज हाइड्रोजन या विनाइलिक हाइड्रोजन ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये वाला हाइड्रोजन तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मगर ये वाला हाइड्रोजन ये पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये पार्टिसिपेट करेगा, यानी इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। तो कौन सा आंसर केवल थर्ड वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन नीट 2015। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नीट 2015 का। तो नीट 2015 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग कंपाउंड द सीएल बॉन्ड, ये बॉन्ड आयनाइजेशन सेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो ये बताओ कौन सा मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन देगा, यानी कार्बोकेटायन देगा। जैसे ये टूटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ क्या बन जाएगा बेंजिल कार्बोकेटायन, ये क्या बन जाएगा बेंजिल कार्बोकेटायन। अच्छा, ये वाला टूटेगा और ये टूटेगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और इसके ये क्या बनेगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बताओ यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कौन ज्यादा स्टेबल, ये क्या होगा यहाँ माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, टर्सरी कार्बोकेटायन। और आपसे पूछा कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, तो ये बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल, ये देखो यहाँ पे रिजोनेंस है, इसके बताओ ये इसमें क्या है रिजोनेंस है, इसका कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 4। अच्छा, यहाँ पे रिजोनेंस पाया जा रहा है, क्योंकि ये बताओ ये कार्बोकेटायन है, ये NO2 माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा और इसकी स्टेबिलिटी को घटा देगा, क्योंकि आप जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। ये माइनस आई ग्रुप लगा है, यानी ये इसकी स्टेबिलिटी घटाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा कम स्टेबल। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। अच्छा, यहाँ बताइए ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये बताओ ये है। अच्छा बताओ ये, फिर इसके बाद बताइए क्या हो जाएगा, ये टर्सरी कार्बोकेटायन है, और टर्सरी कार्बोकेटायन है तो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है 9, तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें क्या होगा इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें क्या होगा रिजोनेंस। जनरली कौन ज़्यादा इफेक्टिव होता है, रिजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो सबसे स्टेबल ये होना चाहिए था, मगर आपको बताया था कि ये बताओ ये क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा टर्सरी वाला कार्बोकेटायन के केस में। याद रखिएगा जनरली क्या होता है, जनरली रिजोनेंस ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा मजबूत होता है, मगर कार्बोकेटायन के केस में टर्सरी और बेंजिल कार्बोकेटायन के केस में टर्सरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये वाली बात याद रखिएगा, और ये कई बार आया है। तो चलो हम एक एक चीज़ आपको बता ही देते हैं, ये आर्डर, ये इसका भी आर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का आर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का आर्डर। तो बताइए सबसे पहले फ्री रेडिकल का ओवरऑल, ये ओवरऑल आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये चलो आर्डर आप सीख लीजिए, ये आर्डर याद रहना चाहिए। ओवरऑल आर्डर ऑफ, ओवरऑल आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। पहले तो फ्री रेडिकल का सीख लेते हैं, फिर इसके बाद कार्बोकेटायन का देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो ओवरऑल आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में कि स्टेबिलिटी का आर्डर कैसे देखा जाएगा, तो सब ये मेथिल फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा प्राइमरी फ्री रेडिकल। क्या होगा प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब प्राइमरी फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और सेकेंडरी फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल आपका हो जाएगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा टर्सरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा टर्सरी फ्री रेडिकल हो जाएगा, और टर्सरी फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा आपको एलाइल फ्री रेडिकल। टर्सरी क्योंकि रिजोनेंस आ जाएगा, एलाइल फ्री रेडिकल। और एलाइल फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल आपका हो जाएगा बेंजिल फ्री रेडिकल। क्या हो जाएगा बेंजिल फ्री रेडिकल, ये बेंजिल फ्री रेडिकल। और इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकेंडरी वाला। क्या हो जाएगा सेकेंडरी वाला, ये इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकेंडरी, इससे ज़्यादा आपका स्टेबल हो जाएगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल।
इससे ज़्यादा स्टेबल आपका सेकेंडरी वाला होगा, इससे ज़्यादा स्टेबल आपका सेकेंडरी होगा, और ये इससे ज़्यादा स्टेबल आपका टर्सरी फ्री रेडिकल होगा। इससे ज़्यादा स्टेबल आपका क्या हो जाएगा, टर्सरी वाला फ्री रेडिकल। तो यहाँ सी, यहाँ पे ये बेंजीन, और यहाँ पे अगला बेंजीन, तो ये सबसे इससे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, टर्सरी होगा। रीजन क्या है, रीजन देखिए क्या है, सिंपल। यहाँ बताइए, यहाँ पे रीजोनेंस होगा, यहाँ पे क्या होगा, रीजोनेंस। और कितना रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तीन रिंग का एक की 3 3 6 3 3 9 1 10, तो इसका कितना बनेगा, 10 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ बताइए सेकेंडरी है, 3 3 6 और एक क्या हो जाएगा 7, इसमें क्या हो जाएगा 7 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ क्या हो जाएगा, एक के एटम का 3 रिंग का, तो कितना हो जाएगा 4 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ बताइए 2 कॉन्जुगेशन पोजीशन है, तो इसका कितना बनेगा, 2 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी इसमें कौन सा इफेक्ट लगा, रीजोनेंस। जितना ज्यादा जितना ज्यादा रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगा फ्री रेडिकल का। अच्छा यहाँ बताइए, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ बताइए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, इसमें लगा हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और रीजोनेंस में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, ये रीजोनेंस। उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन, सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक ऑर्डर तो आपको ये याद रखना है। दूसरा ऑर्डर आपको कार्बोकेटाइन का याद रखना है। और कार्बोकेटाइन में क्या होता है, एक चीज अलग हो जाता है, बस देखना क्या चीज। कार्बोकेटाइन में सब कुछ ऐसे ही रहेगा, कार्बोकेटाइन में सब कुछ ऐसे रहेगा। जैसे ये बताओ, ये फ्री रेडिकल है, तो यहाँ प्लस लगाने के तो क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। ये फ्री रेडिकल है, अगर आप यहीं पे प्लस लगा दें, ये फ्री रेडिकल हटा के प्लस लगा दें, तो फ्री रेडिकल हटा के प्लस लगा दें, तो प्लस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। ये क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन, 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 और क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन, और क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। यहाँ पे कार्बोकेटाइन, ये क्या होगा, कार्बोकेटाइन। सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, इस सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, इस सीक्वेंस में थोड़ा सा क्या चेंजिंग होगा, तो याद रखिएगा। और ये कई बार पूछा गया है। तो फ्री रेडिकल होता है तो सबसे ज्यादा क्या होता है, बेंजील, फिर एलाइल, फिर क्या होता है, टर्सरी। जबकि कार्बोकेटाइन के केस में टर्सरी वाला सबसे आगे हो जाता है, टर्सरी वाला क्या हो जाता है, सबसे आगे हो जाता है। यानी कार्बोकेटाइन के केस में, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन के केस में क्या हो जाएगा, टर्सरी वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बेंजीन की तुलना में, बेंजील कार्बोकेटाइन की तुलना में। और अब बाकी बेंजील कार्बोकेटाइन से कम तो आप जानते ही हैं कौन सा हो जाएगा, एलाइल कार्बोकेटाइन। ये वाला आपको याद रखना है एक्स्ट्रा में, ये आप बात ध्यान रहे कि ये टर्सरी और ये बेंजाइल में कौन ज़्यादा होता है, टर्सरी। फ्री रेडिकल होता है तो बेंजाइल फ्री रेडिकल, और टर्सरी वाला पीछे हो जाता है। मगर कार्बोकेटाइन है तो टर्सरी वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए देखिए, तो इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, ये टूटेगा तो ये टूटेगा आपका कौन ज़्यादा, ये टूटेगा यहाँ से, तो ये बताइए क्या बनेगा, ये टूटेगा यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यानी बेंजिल कार्बोकेटाइन। ये टूटेगा यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये टूटेगा यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये टूटेगा यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन बना। यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ 4 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, रीजोनेंस है यहाँ पे ये क्या है, माइनस आई है, और माइनस आई है इसके ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी घटाएगा। यहाँ ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। जनरली रीजोनेंस ज़्यादा डोमिनेट करता है, मगर कार्बोकेटाइन के केस में बेंजील और टर्सरी में कौन ज़्यादा हो जाएगा, टर्सरी वाला। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, डी वाला। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, डी वाला। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपसे ऑर्डर भी पूछा जाता तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा डी वाला, डी के बाद क्या हो जाएगा ए वाला, ए के बाद क्या हो जाएगा सी, और फिर सी के बाद क्या हो जाएगा सबसे कम बी, क्योंकि इसमें माइनस आई है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीट 2013 का क्वेश्चन। तो नीट 2013 में क्वेश्चन आया, द रेडिकल, ये फ्री रेडिकल है, एरोमेटिक बिकॉज
अच्छा, एरोमेटिसिटी के लिए हकल्स रूल को फॉलो करना पड़ता है, और हकल साहब का क्या कहना था? हकल का पहला नियम था कि कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक। अगर एरोमेटिक होगा तो होना है तो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा शर्त ये होना है कि प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर का मतलब सभी एटम क्या होना चाहिए? sp2। क्या होना चाहिए? sp2। तीसरा शर्त ये है कॉन्जुगेट होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में, यानी सभी एटम क्या होने चाहिए? कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। तीसरा शर्त क्या है आपका? 4n+2 पाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन फुलफिल होना चाहिए, और यहाँ पे n बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो हमसे कहा कि ये रेडिकल है, ये एरोमेटिक क्यों है? तो पहला क्यों एरोमेटिक किस वजह से होता है? पहला साइक्लिक होना चाहिए तो है साइक्लिक है, दूसरा प्लेनर होना चाहिए तो हाँ प्लेनर है। इसमें सभी एटम क्या हो गए? sp2 ये भी है, sp2 ये भी है, sp2 ये भी है, sp2 ये भी है, sp2 ये भी कार्बन, और sp2 ये भी कार्बन, और sp2 ये भी कार्बन। तो सभी एटम sp2 है, यानी एक ही प्लेन पे है, यानी एक ही शीशे पे है, और कॉन्जुगेशन में है, हाँ है। ये बताओ, ये एक दूसरे क्या है? अल्टरनेट पोजीशन पे कॉन्जुगेशन में है। अच्छा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन का सेटिस्फाई है, तो बताओ यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6। तो यानी ये 4n+2 बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 1। यानी चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा, हमसे कहा ये एरोमेटिक किस वजह से है? तो पहला कह रहा है 7 p ऑर्बिटल और 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कह रहे 7 p ऑर्बिटल, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से है? नहीं, इसकी एरोमेटिसिटी इस रिंग के वजह से है, न कि इसकी वजह से। इसकी एरोमेटिसिटी किसकी वजह से है? इसकी एरोमेटिसिटी इस रिंग के वजह से है, न कि इसके वजह से है। तो ये बताओ, 7 p इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 p इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 6 p इलेक्ट्रॉन और 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसकी एरोमेटिसिटी 6p, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी किसकी वजह से है? इस रिंग की वजह से। और इस रिंग में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, और इसका हाइड्रोजन क्या है? sp2 है, और यानी इसके पास कितने p ऑर्बिटल है? 6 p ऑर्बिटल है, और कितने अनपेयर्ड? 6 p ऑर्बिटल है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 p ऑर्बिटल और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन। यहाँ पे 7p कर दिया, ये वाला गलत है। तो एरोमेटिसिटी किस वजह से है? रिंग के वजह से है, इसके वजह से एरोमेटिसिटी नहीं, किसकी वजह से है? अपने रिंग की वजह से। हमसे बस यही क्वेश्चन कहा था कि एरोमेटिसिटी किस वजह से है, तो ये रिंग की वजह से है। तो रिंग के बारे में बातें बतानी है, इसके बाहर वाले के बारे में बात नहीं करनी है। रिंग में 6 sp2 है, तो यानी 6p होगा, और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। नीट 2013 पुराने क्वेश्चन है, मगर आपको लगाना जरूरी है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नीट 2013 का। तो नीट 2013 का क्वेश्चन है, तो बताइएगा नीट 2013 सिंपल है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछा है, तो कार्बो देखिए यहाँ पे क्या है? कार्बोकेटायन है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? इसकी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? उसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, उतना ही ज़्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हुई, या एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी, या फ्री रेडिकल। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन 3 चीज़ में देखा जाता है, एक कार्बोकेटायन, एक फ्री रेडिकल, और एक क्या होगा? एल्कीन। कार्बन एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखा जाता, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन का शर्त होता है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp2। जबकि कार्बन एनायन में sp3 हो जाता है, तो वो पहले ही शर्त को फुलफिल नहीं करता। तो देखिए कौन ज़्यादा स्टेबल है, बस अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, आपका काम हो जाए। तो देखिए यहाँ बताइए, कार्बोकेटायन है, इसके जस्ट बगल वाले पे 2 लगा है, तो ये देखो होल्ड ट्वाइल लगा है ना, तो इसको अगर इसको हटा के ये CH3 कर दें, तो ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि होल्ड ये ब्रैकेट में है ना, तो ये CH3। तो इसके बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा। इसके बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा। इसके बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा। तो इसके पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन। पहले वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9। अच्छा, नहीं नहीं, 9 कहाँ? तो यहाँ देखो ये क्या होगा? 3 ये और 2 ये, तो 6 2 8। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे? 8।
पहले वाले के पास R अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा ये दूसरे वाले के पास, तो ये बताओ ये C और यहाँ पे क्या है प्लस है, और यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस। अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे तो यहाँ ओपन करके लिखोगे तो एक CH3 यहाँ पे लगा दो आप, और एक CH3 यहाँ पे लगा दो, तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कैसा है अल्फा, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कैसा है अल्फा, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कैसा है अल्फा। तो यहाँ पे दूसरे वाले में टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, दूसरे वाले में टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हो जाएंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। जैसे यहाँ बताइए इसको देखना, ये कार्बोकेटाइन है, ये CH3 है, ब्रैकेट में होल ट्वाइस, तो इसको 2 बार लिखना है, तो चलो हम इसको अलग से कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा CH3, तो इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्लियर है। अच्छा यहाँ बताइए ये कार्बोकेटाइन है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसके पास हो जाएंगे 3, और ये इसके पास कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कितना हो जाएगा 0। कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके पास ज़्यादा ये अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा दूसरा, क्योंकि इसके पास कितना है 9, सबसे ज़्यादा क्या होगा दूसरा। तो इसमें भी दूसरा, इसमें दूसरा, इसमें दूसरा, इसमें पहला है, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। अच्छा दूसरे के बाद कौन सा हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि 8 हाइड्रोकार्बन, ये 8 अल्फा हाइड्रोजन, तो दूसरे के बाद क्या हो जाएगा पहला, दूसरे के बाद क्या हो जाएगा पहला, यहाँ दूसरे के बाद क्या है तीसरा, तो ये वाला भी ऑप्शन गया। अच्छा ये दूसरे के बाद पहला, पहला से कम क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो कौन सा हो जाएगा तीसरा, फिर कौन सा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा तीसरा, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है। तीसरे के बाद कौन सा हो जाएगा, तीसरे के बाद हो जाएगा चौथा वाला, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, फिर कौन सा हो जाएगा सबसे आखिरी कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा दूसरा, क्योंकि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर कौन सा हो जाएगा पहला, क्योंकि इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर कौन हो जाएगा तीसरा, क्योंकि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर कौन सा हो जाएगा चौथा, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा पाँचवा, क्योंकि इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन नीट 2013। यही है नीट का पैटर्न, वही स्टेबिलिटी घूम फिर के स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे पूछ रहा है। क्लियर है। अगला नीट 2013 का क्वेश्चन तो कह रहा है व्हाट इज द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ बेंजिल कार्बोकेटाइन। तो इसमें बेंजिल कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडेशन क्या होगा, मैंने बताया था हाइब्रिडेशन निकालते समय ये बताओ ये प्लास्टिक चार्ज को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं किया जाता, और ये रिजोनेंस में जाए या न जाए हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं किया जाता। ये रिजोनेंस में जा रहा है, वैसे भी पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस में जाए या न जाए, पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल रिजोनेंस में जाए या न जाए उसको काउंट नहीं करते। अगर यही निगेटिव चार्ज होता लोन पेयर होता तो रिजोनेंस में चला जाता तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस में जाए या ना जाए वैसे भी काउंट नहीं किया जाएगा, वैसे भी रिजोनेंस में जा रहा है तो यहाँ पे इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp2। यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा 1 2 3 sp2। यहाँ इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा 1 2 3 sp2। यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा ये बताइए, यहाँ पे sp2 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 sp2, यानी यहाँ पे सभी के ऊपर क्या है sp2, मगर कार्बोनियम के ऊपर यानी जिसके ऊपर केटायन लगा है उसका कितना है sp2। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन नीट 2013। क्लियर है। तो ये सब हल्के बार बार वही कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन नीट 2013 का कह रहा है कि होमोलिटिक फिजन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन फॉर्म फ्री रेडिकल। तो ये बताओ ये इसका होमोलिटिक फिजन करेंगे तो फ्री रेडिकल बनाएगा, और हमसे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अभी बताया था फ्री रेडिकल हो कार्बोकेटायन हो या एल्कीन हो उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे दिखा जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो पहला वाला बताओ ये क्या है फ्री रेडिकल, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है अल्फा, और 3 अल्फा कार्बन लगा है और तीनों पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है 9, कितना है 9, सबसे ये 9। इसके बगल वाले कार्बन ये क्या है, इसका बगल वाला ये फ्री रेडिकल, इसके बगल वाला कार्बन क्या है अल्फा, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ इसके बगल ये बताओ ये क्या है फ्री रेडिकल, इसके बगल वाला अल्फा, इसके बगल वाला अल्फा, तो यहाँ कितना होगा 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 6 वाला ज़्यादा होना चाहिए था, 3 वाला कम होना चाहिए था, ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गया। अच्छा देखिए यहाँ पे बताइए ये फ्री रेडिकल है, यहाँ 3 कार्बन जुड़े हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, और सभी पे 3 3 3 है, तो कितना अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा उससे कम है तो ये बताइए ये क्या है फ्री रेडिकल है, और ये फ्री रेडिकल है इससे 2 CH3 जुड़ा है, और ये अल्फा कार्बन होगा तो 3 दूनी 6, और ये भी अल्फा कार्बन है तो कितना जाएगा 6 2 8,
इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन होगा। अच्छा, यहाँ बताइएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला कार्बन क्या है अल्फा, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये बताओ 9 से कम 8, 8 से कम 6, सही जा रहे हैं। ये बताइए, ये फ्री रेडिकल है, इसके बगल वाला कार्बन क्या है अल्फा, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, उससे ज़्यादा 6 अल्फा हाइड्रोजन, ज़्यादा स्टेबल, फिर 8, फिर उससे ज़्यादा 9, कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से देखा जाएगा, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही। चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये बताइए, ये फ्री रेडिकल है, इसके बगल वाला कार्बन क्या है अल्फा, ये होल्ड CH3 का होल्ड वाइज है, तो यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन है तो 6 और 2 8, इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा फ्री रेडिकल, इससे 3 CH3 लगा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा कार्बन है, और हर के पास सभी के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 9 अल्फा। तो ये बताओ ये 8 वाला ज़्यादा कैसे हो जाएगा, 9 वाला सबसे ज़्यादा होना चाहिए ना, तो ये गया। यहाँ बताओ, यहाँ पे चेक करोगे, ये फ्री रेडिकल है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 3। यहाँ बताओ फ्री रेडिकल है, इसके बगल वाला अल्फा, इसके बगल वाला अल्फा, तो कितना हो जाएगा 6। तो ये 3 वाला के ज़्यादा कर दिया, 6 वाले कम, ये वाला भी गलत है। नीट 2013 सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, रीजन के साथ आपको PIQ लगाना है। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। और यहाँ से कॉन्सेप्ट यही है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हो, कार्बोकेटायन हो या एल्कीन हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है नीट 2011 का, कह रहा है कि विच वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा इसमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो नाम में ही छुपा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाएगा जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करे, उसका नाम क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को इलिमिनेट करे, सब्स्टिट्यूट करे, तो उसका नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक रिएक्शन तो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जब पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को उसको बोलते हैं जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करें, तो इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हमसे पूछा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें से कौन है, तो किसको बोलेंगे, पहले इसका मतलब क्या होता है, जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करें उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अच्छा देखो, ये बर्तन में क्या है एल्कीन है, इसमें वाटर डालोगे एसिडिक मीडियम में, वाटर टूटेगा, कैसे टूटेगा H+ में, और क्या होगा OH- में। जैसे ही देखेगा ये चार्ज, ये कौन सा ग्रुप लगा है +I ग्रुप लगा है, और +I ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। और पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, और पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट के रूप में सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, और फिर सेकेंड स्टेप में OH- जुड़ेगा। सेकेंड स्टेप में क्या आएगा OH-। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हुआ तो इसका नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या नाम होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐड हो रहा है कि सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये ऐड हो रहा है तो इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है, मगर पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मगर हमसे पूछा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाला तो नहीं है। अच्छा दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो इसको देखो, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को थोड़ा सा ओपन करके लिखे ना, तो एल्डिहाइड को ओपन करके लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा H और ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये है आपका ग्रिगनॉल रिएजेंट। और ग्रिगनॉल रिएजेंट कैसे टूटता है R- और क्या होता है Mgx+, ये टूटेगा R- और Mgx+। R ये ग्रिगनॉल रिएजेंट टूटता है R- और Mgx
प्लस टूटता है, और जैसे ही इसके ऊपर चार्ज ये आएगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हो, ये क्या होगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, और पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा आर, और ये क्या हो जाएगा सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जुड़ जाएगा, एक और आर जुड़ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा ओ माइनस, क्या हो जाएगा ओ माइनस हो जाएगा। अब इस ओ माइनस पे क्या आ जाएगा, ये MgX आ जाएगा, फिर बाद में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्कोहल बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ बताइए पहले स्टेप में क्या आके ऐड हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ कि एडिशन हुआ, एडिशन हुआ। पहले स्टेप में क्या ऐड हुआ न्यूक्लियोफाइल, तो इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि पहले स्टेप में यहाँ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा, तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। तो तीसरा वाला चेक करें तो बताइए तीसरे वाले में क्या होगा। तो यहाँ से तीसरे वाले की बात किया जाए तो तीसरे वाले में देखो क्या होगा। तो ये बताओ ये रिएक्शन है और ये बनाया है, तो देखो क्या हुआ होगा। तो यहाँ बताओ ये आप जानते हो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये टूटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अमोनिया कैसे टूटेगा, ये H प्लस दे देगा, तो ये बताओ NH2 माइनस और क्या हो जाएगा H प्लस। और ये बताइए यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे Br हटके NH2 लग गया है, तो यहाँ पे बताओ एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर पहले Br लगा था, अभी ये NH2 लग गया, तो कैसे लगा होगा, ये टूटा कैसे होगा NH2 माइनस और क्या होगा H प्लस, ये टूटेगा Br माइनस से प्लस, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका नाम क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमसे यही पूछा था इसमें से कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, कौन सा हो जाएगा सी वाला। चलो हम ये चौथा वाला भी चेक करते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो ये बताइए ये एल्डिहाइड है, ये साइनाइड है, तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा एल्डिहाइड को अगर सही से लिखा जाएगा क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो जाएगा H, और HCN लिखा जाएगा, तो HCN टूटेगा तो कैसे टूटेगा H प्लस और क्या हो जाएगा CN माइनस। और ये बताइए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। और ये बताइए पहले स्टेप में आके जुड़ेगा, ये पहले स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा, और पहले स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, तो यहाँ बताओ ऐड होगा। पहले स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ तो ये क्या बन जाएगा CH3, और क्या हो जाएगा C, और यहाँ क्या हो जाएगा O माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा CH, और यहाँ क्या हो जाएगा CN। तो ये बाद में ये H प्लस आके जुड़ेगा, तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका नाम क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चार टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमसे पूछा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन नीट 2013। हमें चारों ऑप्शन से सीख के जाना है, क्योंकि हमें अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करना है, केवल ये नहीं कि आंसर रट जाए, आंसर रट जाए नहीं, आपको सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है तो कौन सा है, तो ये भी आप जानते हुए तब आगे बढ़ें। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, तो कौन तेजी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो ये और ये हमने पढ़ाया था, ये आपको पता होगा, ये रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। कहने का मतलब ये हुआ रिएक्टिविटी टूवर्ड, यानी कॉन्सेप्ट क्या होता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दी रिंग, इन द रिंग हो जाएगा इन द रिंग, या कह लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्लस एम, यानी ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट। जितना ज़्यादा प्लस एम प्लस आर इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ये उसमें इलेक्ट्रो ये होगा। अच्छा, यहाँ पे ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम, तो ये पता चलेगा इससे। अच्छा ये बताओ, मैंने बताया था, ये बताओ ओ आर जो होता है प्लस आई होता है कि माइनस आई होता है? माइनस आई होता है। ओ आर किस में पढ़े थे? माइनस आई में। अच्छा, क्योंकि ये इसके पास लोन पेयर है तो ये प्लस एम होगा कि माइनस एम होगा? प्लस एम होगा। अब प्लस एम होगा तो ये बताओ, ये प्लस एम होगा तो मगर किसकी सुनी जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट की मीजोमेरिक इफेक्ट? मीजोमेरिक इफेक्ट। और मीजोमेरिक इफेक्ट क्या चाहता है, ये प्लस एम है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। और रिंग को एक्टिवेट कर रहा है तो यानी ये आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अच्छा, यहाँ बताइए, ये बताइए ओ एच जो होता है प्लस आई होता है कि माइनस आई होता है? माइनस आई होता है, माइनस में बताए थे। अच्छा, ये प्लस एम है कि माइनस एम है कैसे पता चलेगा? लोन पेयर है तो लोन पेयर है तो इसके पास क्या होगा, प्लस एम होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट में किसकी सुनी जाएगी? मीजोमेरिक इफेक्ट सुनी जाएगी। और मीजोमेरिक इफेक्ट चाहता है कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यानी तेजी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ऐसा ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एमाइड है, और एमाइड है तो ये बताओ ये क्या शो करता है, माइनस आई शो करता है, और क्या शो करता है, ये प्लस एम शो करता है। मीजोमेरिक इफेक्ट की सुनी जाएगी, और यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट की सुनी जाएगी तो ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जबकि यहाँ बताओ, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये डायरेक्ट रिंग से अटैच नहीं है, तो ये रिजोनेंस में नहीं जाएगा, यानी रिंग को उतना एक्टिवेट नहीं करेगा, तो यानी ये वाला तो नहीं होगा। अब इन तीनों में कैसे तय होगा, ये भी एक्टिवेटिंग ये भी एक्टिवेटिंग ये भी एक्टिवेटिंग, यानी ये तीनों ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, तो कैसे पता चलेगा? मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम का आर्डर याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा ये प्लस एम किसका होता है, सबसे ज़्यादा प्लस एम क्या होता है, किसका होता है, सबसे ज़्यादा होता है ओ माइनस। फिर क्या होता है, NR2, फिर किसका होता है NHR, फिर किसका होता है NH2, फिर किसका होता है OH का, फिर किसका होता है OR का, फिर किसका होता है एमाइड का यानी NHCOCH3, फिर किसका होता है एस्टर का यानी OCOCH3। तो यहाँ बताइए ये क्या है, OR है, ये क्या है आपका OR है, ये आपका क्या है OH है, ये क्या है आपका एमाइड है यानी NHCOCH3। किसका सबसे कौन प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे आगे होता है, OH, फिर OR, फिर NH। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। नीट 2011 और 10 में अगर हमसे आर्डर भी पूछता तो हम आर्डर भी बता देते हैं। सबसे तेजी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बी वाला देगा, बी के बाद कौन सा देगा, ए वाला देगा, ए के बाद कौन सा देगा, सी वाला देगा, और सबसे कम कौन देगा, डी वाला देगा। कौन तेजी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। और रिंग में कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट। और उसका आर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है ओ माइनस, फिर क्या होता है सबसे ज्यादा होता है ओ माइनस, फिर NR2, एन फिर उससे कम NHR, फिर उससे कम NH2, फिर उससे कम OH, उससे कम OR, फिर NHCOCH3, फिर OCOCH3 एमाइड, फिर उसके सबसे कम एस्टर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगर हमसे आर्डर भी पूछता तो सबसे ज्यादा बी, फिर क्या हो जाएगा ए, फिर सी, फिर क्या हो जाएगा डी। नीट 2010 और नीट 2011 क्लियर है। अगला क्वेश्चन समझने वाला है, कॉन्सेप्ट है, कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है, कितना रटोगे आप, क्लियर है। नीट 2010 का, नीट 2010 का, तो नीट 2010 का है तो बताइए क्या हो जाएगा। नीट 2010 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। अब मैंने बताया था इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, या तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और या तो क्या हो न्यूट्रल हो, तो उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो। तो जैसे ये बताओ, ये क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, यहाँ पे ये न्यूट्रल है, बोरान के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 3 इससे आ गया तो कितना हो गया 6, और 6 है तो 8 से कम है तो ये लेविस एसिड है, लेविस एसिड है तो ये कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ये कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। Na2 प्लस है तो ये कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये भी लेविस है। यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, मगर ये बताओ ये H प्लस कैसे हुआ होगा, तो ये क्या होगा H2O। और ये बताओ
H2O हुआ होगा, तो ये बताओ इसके पास दो लोन पेयर था, ये H प्लस आया होगा और H प्लस इसको ये अपना एक लोन पेयर इसको दो में से एक लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट किया होगा, और ये दो में से एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ ये टूटेगा माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये एक्चुअल में क्या बनाएगा O, और यहाँ कोऑर्डिनेट से सिंगल, और ये क्या हो जाएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लोन पेयर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी भी बताओ इसके पास अभी भी एक लोन पेयर डोनेट करने को है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और एक लोन पेयर डोनेट करने को है, तो ये बताओ पॉजिटिव चार्ज भी रहते हुए मगर ये लेविस एसिड की तरह काम नहीं करेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी इसके पास एक लोन पेयर डोनेट करने को है। क्लियर है? नीट 2010। अगला अगला क्वेश्चन नीट 2018 का। तो नीट 2018 का क्वेश्चन है, तो देखिए क्या है नीट 2018 का। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन इन द फॉलोइंग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन इन द फॉलोइंग। तो बताओ कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी बताना है कि क्या होगा। तो कार्बन एनायन है ना, तो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी का ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ बताओ ये कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर पता कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। अगर ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पूछा होता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। हमसे कार्बन एनायन के बारे में पूछा तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर देखा जाएगा, और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कैसे देखा जाएगा, यहाँ जो कार्बन पे एनायन लगा है उसी को चेक कर लो। तो ये बताओ रेजोनेंस मिल जाएगा, इसको हाइब्रिडेशन काउंट करेंगे 1 और 2, यानी ये कौन सा हाइब्रिडेशन है sp, और sp है तो इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना होगा 50%, कितना होगा 50%। अच्छा ये बताओ ये इसको रेजोनेंस नहीं जाएगा तो इसको काउंट करेंगे 1 2 और 3, यानी ये कैसा हाइब्रिडेशन है sp2, और sp2 है तो इसका कितना आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 33.3। यहाँ बताइए ये निगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे तो 1 2 3, यानी इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, और sp2 होगा तो इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना हो जाएगा 30.333। अच्छा यहाँ बताइए ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी sp3 होगा, और sp3 होगा तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 25% होगा। जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा पहला, और सबसे कम कौन हो जाएगा चौथा। अच्छा दूसरे और तीसरे में दोनों में sp2 है, तो इसमें क्या कैसे तय होगा, ये इसमें क्या है एरोमेटिसिटी है, रीजोनेंस, इसमें एरोमेटिसिटी है, रीजोनेंस है, इसमें रीजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा पहला, पहले के बाद कौन सा हो जाएगा दूसरा, फिर कौन सा होगा तीसरा, फिर कौन सा होगा चौथा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, नीट 2008। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर से। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ ये कार्बोकेटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगला क्वेश्चन नीट 2007 का। तो हमसे पूछा गया है फॉर आई माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान देना। अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक आपसे होता है बेसिसिटी का ऑर्डर पूछे, एक होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछे। तो देखिए दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इसको समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉन्सेप्ट है अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा जाए तो देखिए कैसे तय होगा। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी पता करने के लिए ना, तो पहले क्या पता कर लो आप, बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा जाए ना, तो पहले आप क्या पता कर लो, बेसिसिटी, आप पता कर लो बेसिसिटी। अगर आपसे बेसिसिटी पूछा जाए तो आप बेसिसिटी पता करने से पहले एसिडिक स्ट्रेंथ पता कर लो। क्या पता कर लो, एसिडिक। बेसिसिटी का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है
बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ होता है। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ होता है। अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी पता करना हो तो बेसिसिटी पता कर लीजिए, बेसिसिटी का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ पता कर लीजिए। बेसिक स्ट्रेंथ पता करना हो तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ पता कर लीजिए पहले, तब आप बेसिक स्ट्रेंथ निकालिए, तब आप क्या निकालिए, एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी तब आप क्या निकालो, बेसिक स्ट्रेंथ, तब आप निकालो क्या कहते हैं ये। तो अगर आपसे न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा जाए तो पहले बेसिक स्ट्रेंथ निकालिए, बेसिक स्ट्रेंथ पहले पूछा जाए तो आप पहले एसिडिक स्ट्रेंथ निकालिए। जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा गया, जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि ये है, ये आई माइनस, क्या है, आई माइनस, और क्या है, आई माइनस हो गया, आई माइनस है, बी आर माइनस है, और क्या है, सी एल माइनस है, और एफ माइनस है। इसमें से किसको बेस न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। तो पहले तो अंतर समझ ले, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या अंतर है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है कि उसको कहीं जाके लगना है, और बेसिसिटी का मतलब क्या होगा, उसको सिर्फ H प्लस निकाल के आना है। फिर से सुन लीजिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है उसको कहीं जाके लगना है, और बेसिसिटी यानी बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा, उस एनायन को कहीं से H प्लस निकाल के आना है। ये अंतर है। तो अगर आपसे इसमें पूछा जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर, तो सबसे पहले आप क्या करो, ये चेक करो कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ निकालो। अब बेसिक स्ट्रेंथ ना पता हो तो पहले एसडी स्ट्रेंथ निकालो, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ एसडी स्ट्रेंथ का जस्ट उल्टा। और जब बेसिक स्ट्रेंथ पता चल जाए, जब बेसिक स्ट्रेंथ पता चल जाए, तब आप ये देखना कि वो जो आपने निकाला है वो पीरियड में है कि ग्रुप में है। अगर जो आपने निकाला है वो पीरियड में है कि ग्रुप में है, तो अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी चाहिए तो पहले आप बेसिसिटी निकालिए, यानी बेसिक स्ट्रेंथ निकालिए, और बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए तो पहले एसिडिक स्ट्रेंथ निकालिए। जब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर पता चल जाए, उसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर हो जाएगा। और बेसिक स्ट्रेंथ का जब आर्डर पता चल जाए तो एक बात ध्यान रखना कि वो आप जो आपने सीक्वेंस देखा है वो पीरियड में चल रहा है कि ग्रुप में चल रहा है। अगर वो ग्रुप में चल रहा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली एंटी पैरेलल हो जाएगा। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा ये इनवर्सली एंटी पैरेलल हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ के, अगर वो ग्रुप में से रिलेट होगा। अगर वो पीरियड से रिलेट होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी पैरेलल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी यानी बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली हो जाएगा। यानी जो बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर होगा, पीरियड में अगर चल रहे हैं। अगर ग्रुप में चल रहे हैं तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर होगा उसी का जस्ट उल्टा आर्डर होगा। तो जैसे मैंने दो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, चलो यहाँ पे दो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे ये था और एक ये था, ये बताओ, ये आपका क्या हो जाएगा, CH3 माइनस, और क्या हो जाएगा, ये NH2 माइनस, और क्या हो जाएगा, OH माइनस, और क्या हो जाएगा, F माइनस। अच्छा देखना, हमें इसमें बताना है किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा। और न्यूक्लियोफिलिसिटी चाहिए तो बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए तो पहले एसडी स्ट्रेंथ का आर्डर निकाल लेते हैं। तो चलो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हमें इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना है तो पहले बेसिक स्ट्रेंथ पता करना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए पहले इस एसडी स्ट्रेंथ का आर्डर पता करना पड़ेगा। तो एसिड, पहले तो इसको क्या कर लो, एसिड बना लो, तो क्या बन जाएगा, HI। इसको H प्लस दे के क्या बना लेंगे, एसिड बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, HBr। इसको H प्लस दे के क्या बना लेंगे, HCl, और एसिड बना लेंगे। इसको H दे के क्या बना लेंगे, SHF बना लेंगे। और एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ग्रुप में है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर होता है, अगर ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का आर्डर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम का साइज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होगा, और जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा साइज किसका होता है, आयोडीन को, क्योंकि H प्लस देने के बाद जो I माइनस बनेगा उसका साइज ज़्यादा होगा, तो सरफेस एरिया ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा तो डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी H प्लस देने के बाद जो ज़्यादा स्टेबल महसूस करेगा यानी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। क्योंकि हम ये कहाँ पे चल रहे हैं, ग्रुप में चल रहे हैं। ग्रुप में एसिडिकेशन कैसा देखा जाएगा, साइज से आयोडीन का साइज ज़्यादा होगा, यानी HF से ज़्यादा ये एसिडिक कौन हो जाएगा, HCl, और HCl से ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, HBr, और HBr से ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, HI। क्या हो जाएगा, HI। अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा,
H प्लस देने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, बेस। अगर ये स्ट्रांग एसिड है तो ये क्या बनाएगा, वीक कॉन्जुगेट बेस। अगर ये वीक एसिड है तो ये क्या बनाएगा, स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस। तो ये F माइनस ज़्यादा बेसिक है Cl माइनस से, Cl माइनस ज़्यादा बेसिक है Br माइनस से, और सबसे कम बेसिक है I माइनस से। क्योंकि आप जानते हैं बेसिक स्ट्रेन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेन, यानी H प्लस देने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। ये स्ट्रांग एसिड है तो इसका क्या बनेगा, वीक कॉन्जुगेट बेस। अगर ये वीक एसिड है तो ये क्या बनेगा, स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस। अब देखो, अब बेसिक स्ट्रेन पता चल गया। चूंकि ये ग्रुप में चल रहे हैं कि पीरियड में चल रहे हैं, ये ग्रुप में चल रहे हैं, और ग्रुप में ये न्यूक्लियोफिलिसिटी एंटी पैरेलल टू बेसिसिटी। तो ये बेसिक स्ट्रेन का आर्डर है, तो इसी के जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, बेसिसिटी का आर्डर हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, बेसिसिटी का आर्डर हो जाएगा। इससे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका हो जाएगा, उससे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी Br माइनस ई का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका हो जाएगा, I माइनस का। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी चाहिए तो बेसिक स्ट्रेन निकालिए, बेसिक स्ट्रेन चाहिए तो एचडी स्ट्रेन निकालिए। एचडी स्ट्रेन निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि ये ग्रुप में है कि ये पीरियड में है। ग्रुप में होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज, जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ज़्यादा एचडी स्ट्रेन होगा, और जितना ज़्यादा एचडी होगा उतना कम बेसिक स्ट्रेन होगा। क्योंकि ग्रुप में है तो एंटी पैरेलल टू बेसिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर जस्ट उल्टा। यही अगर आपसे यही अगर आपसे इससे इसके बारे में पूछा जाए, इसमें किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी चाहिए ज़्यादा होगी, तो सबसे पहले क्या करिए, आप उसका बेसिक स्ट्रेन निकालिए। और बेसिक स्ट्रेन चाहिए तो पहले उसका एचडी स्ट्रेन निकालिए, और एचडी पहले बनाने के लिए पहले इसको H प्लस देके एसिड बना लो। तो ये क्या हो जाएगा, CH4, और क्या हो जाएगा, NH3, और ये क्या हो जाएगा, H2O, ये क्या हो जाएगा, HF। और ये बताइए, अगर ये किसमें है, ये कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये किसमें है, ग्रुप में है कि पीरियड में है, पीरियड में है। और पीरियड में एसिडिक स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट होता है, एसिडिक स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेन अगर पीरियड में है तो एसिडिक स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर पीरियड में ग्रुप में होता तो ये क्या होता, ये एसिडिक स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्योंकि ये हम पीरियड में है तो इसका एसिडिक स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यानी कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, फ्लोरीन होता है। तो यानी मेथेन ज़्यादा एसिडिक अमोनिया, अमोनिया ज़्यादा एसिडिक वाटर, वाटर ज़्यादा एसिडिक HF। अच्छा, अगर ये तो बेसिक स्ट्रेन का आर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। क्योंकि आप जानते हैं बेसिक स्ट्रेन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर ये स्ट्रांग एसिड है तो वीक कॉन्जुगेट बेस, अगर ये वीक एसिड है तो स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस बना लेगा। तो ये ज़्यादा बेसिक होगा, और ये इससे कम ये बेसिक होगा, और उससे कम OH माइनस बेसिक होगा, और सबसे कम बेसिक होगा F माइनस। और चूंकि ये पीरियड में है, और पीरियड में न्यूक्लियोफिलिसिटी ये पैरेलल होता है, जो बेसिसिटी का आर्डर वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर हो जाएगा। तो ये बताइए कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिली क्या हो जाएगा, CH3 माइनस, और उससे कम क्या हो जाएगा, NH2 माइनस, और उससे कम क्या हो जाएगा, OH माइनस, और क्या हो जाएगा, F माइनस। तो इसी पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा, और बहुत काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत काम की चीज़ है। क्लियर। तो देखते हैं नीट का क्वेश्चन। तो देखिए नीट 2007 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि I माइनस Cl माइनस Br माइनस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर चाहिए, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्या बताया मैंने, अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर चाहिए, फिलिसिटी का ऑर्डर चाहिए, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले बेसिसिटी का ऑर्डर। बेसिसिटी का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बेसिसिटी का ऑर्डर चाहिए यानी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चाहिए। अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चाहिए तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो पहले आप एसिड बना लो, इसको H प्लस देके एसिड बना लोगे, तो इसको H प्लस दोगे तो ये क्या बन जाएगा, HI, और इसको H प्लस दोगे तो क्या बनेगा, HCl। अगर इसको H प्लस दोगे तो क्या बनेगा, HBr। अच्छा, चूंकि ये किससे रिलेटेड है, ग्रुप की पीरियड से, ग्रुप से रिलेटेड है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाने पे साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम बढ़ेगा, और साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे बताइए HI ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl क्या होगा, वीक एसिड हो जाएगा। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या बनाएगा, वीक कॉन्जुगेट बेस। अगर ये वीक एसिड है तो ये क्या बना लेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट
बेस बना लेगा तो ये बताइए ये आपका ये बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि ये ग्रुप से है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंटी पैरेलल टू बेसिसिटी, इसका जस्ट उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी बी आर माइनस के पास है और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी आई माइनस के पास है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए वाला, नीट 2007। क्लियर है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब उसको जाके लगना है और बेसिसिटी का मतलब उसको H प्लस निकाल के आना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ग्रुप में और पीरियड में अलग कॉन्सेप्ट है, अलग तरीके से। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, नीट 2005। नीट 2005 का क्वेश्चन है, तो देखिएगा नीट 2005 का, विच एमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है? तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे दिखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन से। और हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे तो यहाँ बताओ कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो जीरो। यहाँ बताओ ये कार्बोकेटाइन, इसके बगल वाला अल्फा, ये क्या है? अल्फा, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 6। और यहाँ बताए ये क्या है? कार्बोकेटाइन, इसके बगल वाला अल्फा, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3। यहाँ बताइए कार्बोकेटाइन है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 9। तो बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अगर आपसे ऑर्डर भी पूछा होता तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाता? डी। डी के बाद क्या हो जाएगा? सी। सी के बाद क्या हो जाएगा? बी। सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा? ए। नीट 2005। बार बार वही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। क्लियर है? अगला, नीट 1991 में, नीट 1991 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? तो ये बताओ, ये टर्सरी वाला है, ये आपका क्या है? ये इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या होगा? ये कार्बोकेटाइन है, इसके बगल वाला अल्फा कार्बन अल्फा, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ बताइए क्या हो जाएगा? ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ बताओ कार्बोकेटाइन है, 3 अल्फा कार्बन है, तीनों पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये कहाँ, ये क्या हो जाएगा? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। ये आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन है, ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और ये आपका बेंजिल कार्बोकेटाइन है। ये कौन सा है? बेंजिल कार्बोकेटाइन है। चूंकि बताओ बेंजिल कार्बोकेटाइन है, ये बेंजिल कार्बोकेटाइन है, इसके पास 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो जनरली होना ये चाहिए था इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन होना ये चाहिए था इसके पास रिजोनेशन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। मगर ये बताओ, मैंने आपको एक सेक्शन के तौर पे बताया था बेंजिल कार्बोकेटाइन और टर्सरी कार्बोकेटाइन में कौन ज़्यादा स्टेबल? टर्सरी वाला। इसका ऑप्शन डी नहीं होगा, कौन सा होगा? सी। अगर ये फ्री रेडिकल होता तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाता? डी वाला। क्लियर है? मगर ये कार्बोकेटाइन है तो ध्यान रखिएगा, कार्बोकेटाइन के केस में टर्सरी वाले का बेंजीन से ज़्यादा होता है। फ्री रेडिकल में रिजोनेंस डोमिनेट कर जाएगा। अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए इसका तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? सी, फिर सी के बाद डी, फिर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी, फिर क्या हो जाएगा? प्राइमरी। ये तो आपका ध्यान रखना है, गलती से ये नहीं लगा देना है, क्योंकि आपको लगेगा इसमें रीजोनेस है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, रीजोनेस डोमिनेट करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, रीजन डोमिनेट करता है। अगर ये फ्री रेडिकल होगा तो यही सबसे ज़्यादा होता है, मगर कार्बोकेटाइन में ये एक्सेप्शन है, टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है बेंजील कार्बोकेटाइन से। कई बार ये क्वेश्चन आया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नीट 1989 में, तो कह रहा है कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ए, all carbon atom of hydrogen atom single plane, all the carbon bond have same bond length less than 1.54 और more than 1.34, the bond angle क्या होगा? जैसे ये कह रहा है कि बताओ अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन मान ले, क्या मान लें? बेंजीन। अब बेंजीन मान लेंगे तभी तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे इसका हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? ये इसको आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन लगाएंगे। हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये बताइए क्या होगा? हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये बताओ इस वाले कार्बन का क्या होगा? sp2। इस वाले कार्बन का क्या होगा? sp2 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 और sp2 होगा, तो यानी ये प्लेनर होगा। प्लेनर का मतलब सभी एटम इसी प्लेन के ऊपर होंगे, इसके बाहर नहीं होंगे। तो हमसे यही कहा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो और क्या हो? ऑल कार्बन और हाइड्रोजन एटम सिंगल प्लेन में हो। सिंगल प्लेन का मतलब क्या होगा? सभी का हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? sp2। क्या होना चाहिए? sp2। यानी अगर साइक्लोहेक्सेन लेते तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो जाता है? sp3 हो जाता, और sp3 हो जाता तो इसके सभी एटम एक प्लेन में नहीं होते। तो ये आपको क्या लेना है? ये sp2 यानी बेंजीन। अच्छा,
ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड है सेम बॉन्ड लेंथ लेस देन 154। और आप जानते हैं रिजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 154 पिकोमीटर होता है, 154 पिकोमीटर। और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 134 पिकोमीटर। और जहाँ पे रिजोनेंस होता है वो क्या करता है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ घटा देता है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ा देता है 139। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे बताओ रिजोनेंस की वजह से ना तो सिंगल ना तो डबल, पार्शियल डबल। और पार्शियल डबल कितना, 139 पिकोमीटर, यानी सिंगल 154 से कम और 134 से ज्यादा। मगर हमसे पूछा इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, यानी ये बेंजीन की बात कर रहा है और बेंजीन में sp2 हाइब्रिडेशन होगा और sp2 हाइब्रिडेशन में कितना बॉन्ड एंगल होता है, 120। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, नीट 1989। तो ये था आपका पूरा इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मेजोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेटिंग इफेक्ट, वहाँ से क्वेश्चन। तो नीट का अगला पैटर्न ये। तो नीट का जीओसी में पहला पैटर्न आपको मैंने बताया, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना। दूसरा आता है आईपीएससी से क्वेश्चन। तीसरा आता है आइसोमेरिक से क्वेश्चन। चौथा ये पैटर्न था ये इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मेजोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेटिंग इफेक्ट, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। लास्ट जीओसी का पैटर्न हमारा अगला क्लास में होगा एस्टिमेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन। फिक्स है कि एक क्वेश्चन आता है तो आता है, नीट 2026 में भी आएगा। तो एस्टिमेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।